नमस्कार साथियों, मैं हूं डीएस सैनी, आप सभी का मित्र। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए क्लास चालू करते हैं अपन की। और एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूं और बहुत ही आपका एसआई और रीट के लिए एक नया टॉपिक है और सभी जगह पर इससे काम पड़ता है। और उस टॉपिक का नाम है क्या बताऊं आपको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बिना तो हमको बहुत सारी जानकारी है वो अधूरी मानो आप एक तरीके से, और जिसका नाम है आपका विराम चिन्ह। दोस्तों, अपन बात करेंगे आज विराम चिन्ह पर। ये विराम और ये मैंने चिन्ह लिख दिया है। अपन इस चिन्ह को शुद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ये शुद्ध माना जाता है। प्यारे साथियों, ये आपका एक बहुत ही विशेष क्या बताऊं आपको कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हिंदी के बिना, विराम चिन्हों के बिना एक तरीके से अधूरी है। अगर हमको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है तो सीधा सीधा सा दिमाग लगा लीजिए आप कि हम बहुत कम जानते हैं। यहाँ कोई सा भी चिन्ह की अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो ये समझो कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आपको कई उदाहरण आगे भी मिलेंगे देखने को, और ये एक साधारण सा सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ जिसको आप सब लोग जानते हैं, सब के सब जानते हैं, सब के सब जानते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, रोको मत, रोको मत, जाने दो, जाने दो। देखिए, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, रोको मत, जाने दो। दोस्तों, सीधी सी बात है, रोको मत जाने दो। अगर रोको मत पर हम विराम चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पर, तो रोको मत जाने दो, इसका मतलब मत रोको जाने दो। अगर इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूं तो रोको मत जाने दो, इसका मतलब दोनों वाक्यों का अर्थ बदल गया। तो विराम चिन्ह है, विराम का मतलब रुकना होता है, ठहराव होता है। विराम का यदि हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो रुकना ले सकते हैं आप, रुकना, या ठहरना ले सकते हैं, ठहरना। तो देखो, ये विराम चिन्ह है आपका जब हम किसी भी छंद को या आपकी जो निबंध है, कविता है, चाहे आपका उपन्यास है, कहानी है, यदि हमको कहीं पर विराम लेना है या रुकना है तो वहाँ पर हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये कई प्रकार के चिन्ह, विराम चिन्ह होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज अपन को ये विराम चिन्ह बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है। वाक्य भी मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से कोई गलती करनी नहीं है। और जो आपकी एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताब है उसके अनुसार मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये दोस्तों उसी के अनुसार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सवाल वहीं से उठते हैं और उन्हीं को ऑथेंटिक माना जाता है। और किताबों में भी ये मिलेंगे लेकिन छपे हुए वही मिलेंगे हर जगह पर। इसलिए साथियों, मैंने यहाँ कोई चेंजेस नहीं किया और उसी को मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, यहाँ अपन बात करेंगे सबसे पहले विराम चिन्हों की। तो ये दोस्तों यहाँ पर आ गया है। देखो साथियों, यहाँ पर ये विराम, जो विराम चिन्ह की मैंने यहाँ पर एक परिभाषा आपको देने की कोशिश की है और इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं विराम। देखो, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें, शब्दों के अर्थ की, यानी इसका मुख्य अर्थ क्या है, तो मैं आपको अभी पहले ही बात कर चुका हूँ। ठहराव होता है, एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, क्या करने के लिए, बात को कहने के लिए। और दूसरी बात मैंने यहाँ किया, उसे समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसे आपको समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए, बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, किसी कथन पर, किसी कथन पर, देखिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ये देखिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है।
यानी ज़्यादा समय के लिए भी ठहर सकता है, कम समय के लिए भी ठहर सकता है। तो मुख्य चीज़ आपकी विराम का अर्थ लिया अपन ने, किससे लिया है? एक तो आपका अपन ने लिया है ठहराव से, ठीक है, यानी ठहरना, रुकना, एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, कहीं कम समय के लिए, कहीं तो वो कम समय के लिए रुक सकता है और कहीं वो अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उस ठहरन को यानी रुकने के स्थान पर जो निश्चित संकेत किए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? विराम। कुल मिला के सीधी सीधी परिभाषा आपको देख लेनी है कि जहां हमको कोई बात कहनी है, कोई अभिव्यक्ति आपको कुछ अलग से अभिव्यक्त करना है, तो वहां आपको रुकना पड़ेगा। और रुकोगे तो हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। मुख्य चीज भाषा में स्पष्टता आती है, स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। जैसे मैंने आपको समझाया था, उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो अपन ने यहाँ पर बात की, तो यहाँ प्यारे साथियों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ अर्थ का क्या हो गया है? अनर्थ हो गया है। यानी देखो, ये रोको और ये मत जाने दो और यहाँ रोको मत जाने दो, यानी दोनों ही वाक्यों का अर्थ अलग अलग बदल गया है। अब दोस्तों अपन बात करें, दोबारा से एक बार देखते हैं पूरे की परिभाषा, फिर चलते हैं आगे। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो ठहरना होता है। एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए, उसे समझने के लिए, कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की व्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए, कहीं पर अधिक समय के लिए ठहरता है, रुकता है, तो उसके लिए चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें ही अपन विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो सकता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अपन बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो जैसे आपने उदाहरण देखा, रोको मत जाने दो और रोको मत, यहाँ रुके और फिर जाने दो, तो वहां तो कह रहे हैं कि रोक दो मत जाने दो, और यहाँ कह रहे हैं कि रोको नहीं और जाने दो। इसका मतलब केवल विराम चिन्ह लगाने से और आपका वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। तो प्यारे साथियों अपन आगे बात करें तो कैसे बात कर सकते हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इस पर अपन बात करेंगे आगे। यहाँ देखिए साथियों, ये मैंने आगे आपको बता दिया है। तो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है, ये उक्त नहीं है, यहाँ पर आपको सुधार कर लेना है, ये उक्त है। तो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस किस प्रकार के चिन्ह होते हैं। पहले मैंने सभी चिन्हों को एक साथ में दिखाया आपको, फिर इनके एक एक के प्रयोग को अपन अलग अलग देखेंगे। जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो कौन सी चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो प्यारे साथियों यहाँ देखिए अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह जो अपन ये एक कोमा सा लगाते हैं, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। और यदि इस एक बिंदी के नीचे अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो ये आपका अर्ध विराम होता है। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, इन दोनों के चिन्हों में आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। अल्प विराम में केवल ऐसे लगाते हैं ये कॉमा, और अर्ध विराम में अपन एक बिंदी और इसके नीचे अपन एक छोटा सा कॉमा लगा देते हैं। तो अल्प विराम का चिन्ह समझ में आ गया आपको, अर्ध विराम का आ गया। अगला देखते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम ये आपको दिख रहा है विसर्ग, तो अपूर्ण है, ये पूरा विराम नहीं है। इसका मतलब देखो, ये आपका पूरा विराम है और ये इसका आधा विराम है। अगर इसमें दो बिंदी अपन लगाते हैं यानी विसर्ग लगाते हैं तो ये आपका अपूर्ण है, यानी पूरा विराम चिन्ह नहीं है। यानी जहां विसर्ग लग गया वहां आपका वो पूरा नहीं होगा, इसका मतलब अभी पूरा नहीं है, अधूरा है, तो अपूर्ण है। इसके बाद में आपका ये पूर्ण विराम है, ये अल्प हो गया, ये अर्ध हो गया, ये अपूर्ण हो गया। पूर्ण विराम सबके सब जानते हैं, ये खड़ी पाई का जो प्रयोग अपन करते हैं ये आपका पूर्ण विराम लगाते हैं। किसी भी पंक्ति यदि पूरी हो जाती है हमारी तो उसके बाद में हम उस पंक्ति पूरी होने के बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का कहाँ करते हैं, अर्ध विराम का कहाँ करेंगे, अपूर्ण विराम का कहाँ करेंगे, तो ये अपन पढ़ेंगे आगे एक एक की डिटेल। पूर्ण विराम ये आपकी खड़ी पाई है, प्रश्नवाचक चिन्ह है,
ये आप सभी जानते, प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने के बाद में ये आपका ये चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन और विस्मयादिबोधक का एक ही चिन्ह होता है। किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह, तो ये आपका संबोधन। और विस्मय में आपका कोई आश्चर्य हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, इच्छा हो, ये सब में आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। इसको अपन समझेंगे, दोनों अलग अलग क्या है चिन्ह, तो आपका दोनों जगह ये ही प्रयुक्त होना है। लेकिन ये कहाँ तो संबोधन आता है तब लगाते हैं, कहाँ विस्मय आता है तब लगाते हैं। तो किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो वहां तो आपका संबोधन, जैसे अरी ओ गुलाबो झाड़ू जरा ठीक से लगा, अरी के पीछे हमको क्या लगाना पड़ेगा, संबोधन। ऐसे ही विस्मय में हाय टांग टूट गई, तो ये आपका विस्मय है। काश नदी के किनारे मेरा घर होता, तो काश ये मेरी इच्छा है, तो काश के पीछे आपको कौन सा चिन्ह कहलाएगा, वो विस्मय। यानी विस्मय का प्रयोग भय, आश्चर्य, इच्छा, घृणा, ठीक है ना, कहीं आपकी स्वतंत्रता, इसके बाद में आप और भी कई चीजें ले सकते हैं विस्मय में। इच्छा हो गई आपकी, घृणा हो गई आपकी, ईर्ष्या हो गई, आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया, ठीक है ना। ये सब सब आपके यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो साथियों समझ में आ गया आपको, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम है, ये आपका अपूर्ण है, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये संबंध है, और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्लियर है। अब सबके प्रयोग अपन अलग अलग देखते हैं। इसके बाद में देखो अवतरण चिन्ह या उद्धरण या उपरिविराम चिन्ह। देखो इनको अपन तीन चीज बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, उद्धरण भी कहते हैं, और ऊपरी विराम भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, अपन किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो इसको अपन जब बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एक तो होता है सिंगल और एक होता है डबल, ठीक है। तो कहीं कहीं तो अपन सिंगल ही लगाते हैं और कहीं कहीं डबल लगाते हैं, इस प्रकार से। तो ये अपन ने इस प्रकार से लगाया, अपन लगाते इस प्रकार से, यूं बंद कर दिया। जैसे किसी का विशेष कथन है तो वहां पर अपन दोहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं, कहीं कहीं पर आपका साधारण कथन है तो वहां पर अपन इकहरा लगाते हैं। तो जब अपन डिटेल पढ़ेंगे सबके अवतरण चिन्ह की, तो अपन डिटेल में बता देंगे। अपन को इतना ध्यान रखेंगे कि ये अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो सिंगल होता है ऐसे, और आपका डबल आपका ऐसे होता है, ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। योजक चिन्ह या समास चिन्ह, इसको आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। योजक चिन्ह आपका किस प्रकार का होता है, ये योजक चिन्ह लगा दिया अपन ने, एक डंडी ये लगा दी, ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। तो योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार आपका ये निर्देश चिन्ह है, तो निर्देश चिन्ह होता है ये आपका छोटा होता है। योजक चिन्ह आपका ये बीच दो शब्दों के बीच में लगता है, और निर्देश चिन्ह है ये आपका किसी कथन को लिखने के बाद में उसे समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केवल तो इसकी पूरी डिटेल देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। विवरण चिन्ह, यानी हमको अपन ने कोई चीज लिख दी और उसका लास्ट में आपको विवरण लिखना है, पूरा बड़ा विवरण लिखना है। जैसा आप निबंध लिख रहे हो, जैसे आप सफाई अभियान पर निबंध लिख रहे हो, तो उसमें आपने कोई टॉपिक लिखा और टॉपिक का बाद में उसके बाद में आपको उसका विवरण लिखना है, तो वहां पर अपन ये चिन्ह लगाते हैं ऐसे। ये आपका क्या कहलाता है, विवरण करना है। निर्देश देना है तो अपन निर्देश में ऐसे चिन्ह लगाते हैं, लेकिन निर्देश में अपन थोड़ा बड़ा लगाते हैं। और ये योजक होता है ये दो शब्दों के बीच में, जैसे अपन यहाँ बोले माता और पिता, माता और पिता, तो माता और पिता मैंने ये शब्द लिखा, तो यहाँ जब इसको एक जगह लिखेंगे अपन माता पिता, तो ये मैंने जो बीच में लगाया ये आपका क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। तो इसको अपन देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे पूरे को। निर्देश चिन्ह भी ऐसा ही होता है। इसके बाद विवरण चिन्ह में आपका सीधा सीधा सा ये दो बिंदी सी लगा के और इसके बीच में एक डंडी खींचना है, ये आपका विवरण चिन्ह है। हंस पद या विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह का मतलब ये है कि हम किसी चीज को लिखते लिखते ही भूल गए, और लिखते लिखते भूल गए तो उसे अपन को दोबारा लिखना है, तो ऐसे करके और इसके ऊपर यहाँ पर उस चीज को लिख देते हैं। जैसे मैंने कोई भी कोई भी कथन लिखा है, उसमें से बीच में एक शब्द में भूल गया, तो भूल गया, तो भूलने के बाद में अपन को क्या लिखना है, यहाँ भूल गए तो उस जगह पर अपन को ऐसा चिन्ह लगा देना है, और चिन्ह लगा करके उसके ऊपर आपको वहाँ उस चीज को लिख देना है। इसे बोलते हैं आप हंस पद या विस्मरण
यानी स्मरण के लिए कि मैंने ये गलती कर दी, तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। संक्षेपण या लाघव चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। संक्षेपण ऐसे कोष्टक में शून्य बना दी, ये आपका संक्षेपण लाघव चिन्ह है। तुल्यता सूचक या समता सूचक है, समाता नहीं है, ये समता है। समता का मतलब होता है समानता, यानी जहां कोई तुलना की जाए या कोई समानता दिखाई जाए तो अपन लगाते हैं ना कि इसके बराबर में ये, जैसे मैंने आपसे कहा सम, सम प्लस आस और ये बराबर, इसके बराबर ये कहलाएगा आपका समास। इसका मतलब हमने तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है ये, यानी इसके बराबर ही ये है। समझ में आई बात आपको? तो ये तुल्यता या समता सूचक चिन्ह है। कोष्टक ये अपन सब जानते हैं, ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। ये गणित जब अपन ने कक्षा 10 में पढ़ी थी तो आपको ये खूब अच्छे तरीके से बताया होगा कि ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है और ये आपका छोटा कोष्टक के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये चिन्ह आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। लोप चिन्ह देखिए, तो लोप चिन्ह यानी हमको कोई पंक्ति लिखनी है और पंक्ति में बीच में अपन को कुछ छोड़ना है, तो अपन यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, ये लोप चिन्ह कहलाता है। ठीक है, यानी हमने छोड़ दिया, कोई सवाल अपन को पूछना है और कोई सवाल में बीच में यदि उसका उत्तर दिलवाना है तो बीच में हम इस प्रकार की पंक्ति छोड़ देते हैं और फिर उसका उत्तर पूछ लेते हैं कि इस पंक्ति में क्या आएगा जो मैंने खाली छोड़ा, रिक्त स्थान जिसको अपन बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे लोप चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, तो समाप्ति पर यदि अपन का पूरा निबंध हो गया, कहानी पूरी हो गई, तो अपन इस प्रकार की समाप्ति लगा सकते हैं। समाप्ति को अपन इस प्रकार से भी लगाते हैं, ये समाप्ति, ये समाप्ति चिन्ह ही है ये भी, और ये भी आपका समाप्ति चिन्ह कहलाता है इस प्रकार का। विकल्प यानी दो में से एक विकल्प चुनना है आपको, तो अपन बीच में जैसे अपन किसी का दो नाम दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम आपका मूल स्वर भी होता है, मूल स्वर। तो अब दोनों में से एक, यानी विकल्प ये, या तो ये और या ये, इसका मतलब एक विकल्प लिए अपन इस विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये अपन ने ऐसे अपन ने कोई चीज लिख दी, जैसे मैंने राम बाजार जाता है, और यहाँ मैंने लिखा यहाँ पर लिख दिया मैंने ये घर, तो यहाँ मैंने ये चिन्ह लगा दिया और ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, राम, यहाँ भी आपका उत्तर क्या होगा, राम घर जाता है। बाजार की जगह क्या ले लिया अपन ने, घर, तो अपन ने ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। इसको पुनः लिखो ऐसे कैसे ही, ये पुनः लिखो जाता है और है को पुनः लिखो, इसका मतलब ये कहलाता है आपका पुनरुक्ति चिन्ह। संकेत चिन्ह है, ये अपन एक चिन्ह इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से, ये आपका संकेत चिन्ह कहलाता है। तो ये आपके 20 चिन्हों की अपन ने बात की है। प्रत्येक चिन्ह को अपन एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सा चिन्ह कहाँ आता है, इस चीज को अपन देखते चलते हैं। सारे चिन्ह आपको एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना है। मोटा सा सवाल ही पूछ सकता है आपसे कि बताओ निम्नलिखित में से समाप्ति चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो ये समाप्ति है, ये भी आपका समाप्ति चिन्ह है। आपसे पूछ सकता है संकेत चिन्ह कौन सा होता है, तो इस प्रकार से संकेत है। पुनरुक्ति चिन्ह किस प्रकार का होता है, ऐसे होता है। अल्प विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। अर्ध विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। अपूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। आपसे क्या पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया कि जो विस्मरण चिन्ह है वो किस प्रकार का होता है, तो ऐसे होता है। तो अपन चिन्हों को यहाँ आपसे पूछ लिया लोप चिन्ह किस प्रकार का, ये लोप चिन्ह है। कुल मिला के आपसे पूछ सकता है कोई से भी चिन्ह के बारे में, तो ये चिन्हों को मोटे मोटे पहले आप इनको रट लीजिए और इसके बाद में अपन एक एक चिन्ह की बात करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन ने चर्चा की है यहाँ पर अल्प विराम की। अल्प विराम, यहाँ पर अल्प विराम को कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और ये आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। पहला पॉइंट इसमें अल्प विराम में अपन ने लिया है कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को, देखो ध्यान से, एक ही, ये आपका एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने, देखो क्या करना है अपन को, अलग करने में एक ही प्रकार के शब्द है
और उनको आपको अलग अलग लिखना है तो अपन क्या लगाते चलेंगे, उसके क्या लगाते चलेंगे, कॉमा, जिसको अपन बोलेंगे अल्प विराम लगाते चलेंगे। तो एक ही प्रकार के शब्दों को, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। अगर डिटेल में पूछ लिया तो उत्तर गलत नहीं कर देना है। एक ही प्रकार के शब्द को अलग करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको मैंने कहा राम, राम श्याम, राम श्याम मोहन, ऐसे मैंने ये नाम ले लिए, तो ये नाम ही नाम है, इसलिए इनको अपन ने अलग अलग लिखने के लिए ये क्या लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया है। अलग करने में राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखा है, ये राम है, इसने आम, अमरूद और केले, ये तीनों ही फल के नाम है और तीनों फलों को अलग करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। आपको ध्यान रखने की बात क्या है, ध्यान केवल ये रखना है एक प्रकार के शब्द हो उनको अलग करना है तो प्रयोग किसका होगा, अल्प विराम का। ये ध्यान रखना है, बस यही रखना ध्यान ही कि वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द है तो उनको अलग अलग करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। वाक्य में उपवाक्यों को अलग करना है। उपवाक्य देखो, उपवाक्यों को अलग करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उपवाक्य यानी दो छोटे छोटे वाक्य है, उनको आपको अलग अलग लिखना है। अलग अलग करने के लिए आपको वहां पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा, अल्प विराम। तो देखो एक प्रकार के शब्दों को अलग करना, दूसरी बात है उपवाक्यों को अलग करना। जैसे हवा चली, ये एक छोटा सा उपवाक्य हो गया। पानी बरसा, और ये देखो और यहाँ पर, और ओले गिरे, तो यहाँ और लगाने के कारण और अल्प विराम नहीं आया, लेकिन हवा चली, पानी बरसा, ये दोनों छोटे छोटे उपवाक्यों को अलग करने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया है, अल्प विराम का। तो आपके सामने दो नियम कंप्लीट दिमाग में आ जाने चाहिए कि यदि एक ही प्रकार के शब्दों को आपको अलग अलग करना है, तो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करना है तो निश्चित है, फिक्स है कि आपका उत्तर किसका होगा, अल्पविराम का। यदि दो उपवाक्य है उनको अलग अलग लिखना है, अलग अलग करना है, तो यहाँ आपका उत्तर सीधा सीधा सा क्या हो जाएगा, अल्पविराम हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ये दो उपवाक्य है, ये उप है, ये यहाँ पर दो उपवाक्य, ये दो उपवाक्य है, तो ये दो उपवाक्यों को आपको अलग करना है। तो दो उपवाक्यों के बीच संयोजक चिन्ह लगाना है। संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर, अब न किए जाने पर इसने जोड़ दिया है यहाँ पर, न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा, देखो ये वाक्य दे दिया, अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो देखो अब्दुल ने सोचा, तो अब्दुल ने सोचा, यहाँ पर आपको क्या लगा दिया, ये अल्पविराम, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया, ये आपका किसका, पूर्ण विराम का। ये जो चिन्ह लगाया किसका, पूर्ण विराम, ये किसका है, पूर्ण विराम का। यानी पंक्ति पूरी हो गई तो हमको पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल, तो इसका प्रयोग किया जाता है अल्पविराम का। जैसे अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो अगला देखे वाक्य मध्य क्रिया विशेषण। ये देखो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, देखो ये घोड़ा है और ये तेज और ये दौड़ता है, तो ये दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। यानी ये तेज आपका क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा, ये क्रिया विशेषण। यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह केवल विशेषण कहलाता है, और यदि क्रिया की विशेषता बताता है तो वही क्या कहलाएगा, आपका क्रिया विशेषण। तो वाक्य मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य हो या कोई विशेषण उपवाक्य हो तो वहां पर आपका उत्तर सीधा सीधा अल्पविराम लगाना है। क्रिया विशेषण देखो आप, यह बात यदि सच पूछो तो देखो सच पूछना क्या है, क्रिया है, और सच आपका क्या होगा यहाँ पर, क्रिया विशेषण। तो यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, तो वो भूल ही गया था, तो यहाँ पर भूलना क्रिया है, और सच पूछो तो यहाँ पर क्रिया विशेषण, और विशेषण यहाँ गया जाना क्रिया है, और भूलना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण या विशेषण।
तो प्यारे साथियों, कुल मिला के क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य के आने पर आपका उत्तर वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको अल्पविराम। इसका मतलब 4 नियम आपके सामने हो गए। एक प्रकार के शब्दों को अलग करना, 2 उपवाक्यों को अलग करना, ठीक है, 2 उपवाक्यों के बीच में संयोजक चिन्ह नहीं हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अल्पविराम। और क्रिया विशेषण विशेषण उपवाक्य आने पर आपका प्रयोग अल्पविराम का होता है। तो ये पूरी कहानी आपकी किसकी हुई है, अल्पविराम की। समझ में आ गई साथियों, कोई टेंशन, एकदम सीधा है, सरल है। तो अपन को 2-3 नियम याद रख लेने हैं, सीधे सीधे से याद रख लेने हैं कि एक शब्द बार बार में आता है उसको अलग करना है तो भी, 2 उपवाक्य आते हैं दोनों को अलग करना है तो भी, और 2 वाक्यों के बीच में संयोजक चिन्ह नहीं है तो भी इसका प्रयोग अल्पविराम का ही, और क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आते हैं तो भी आपका प्रयोग किसका करना पड़ेगा, आपको अल्पविराम का। 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पर, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी देखो ध्यान से, ये ए नहीं है यहाँ पर, ऊ है, ये उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अभी अपन ने पढ़ा है, देखो उद्धरण चिन्ह एक तो अपन ने पढ़ा है इकहरा और एक पढ़ा है दोहरा। तो इकहरा कैसे होता है, ऐसे, और दोहरा कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी, यानी जब भी उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है तो उसके पहले भी विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, जैसे और उदाहरण ले लो, देखो यहाँ पर गांधी जी ने कहा, देखो यहाँ आपको लगा दिया मैंने अल्पविराम कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ये लो। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कहने का मतलब क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आपका उद्धरण चिन्ह ये लगा दिया। तो उद्धरण चिन्ह से पहले मैंने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर सीधा सीधा सा, ये देखिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग मैंने किया है। तो उद्धरण चिन्ह के पहले भी आपको अल्पविराम लगाना पड़ता है। 5 नियम हो गए आपके पास में, कौन कौन से हो गए फिर से याद करो। पहला, 2 शब्दों को अलग अलग करना है तो विराम चिन्ह, 2 वाक्यों को अलग करना है तो विराम चिन्ह, 2 वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह नहीं है तो भी विराम चिन्ह का प्रयोग, क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्यों को अलग करना है तो भी आपका विराम चिन्ह, और उद्धरण चिन्ह के पहले भी आपको विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, समय सूचक शब्दों को अलग करने में देखो गजब का नियम है, ये बहुत ही जोरदार वाला नियम है। कोई समय सूचक शब्द है और उनको आपको क्या करना है, अलग करना है, तो सीधा सीधा सा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्पविराम का प्रयोग करना। जैसे कल गुरुवार, तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये अल्पविराम, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होगी, यानी हमने समय सूचक शब्द कौन सा, हमारा गुरुवार, इसको अलग किया किससे, दिनांक से। दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होगी, यानी समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अल्पविराम का। क्लियर है। कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है, गजब की बात है। देखो ये कभी कभी होगा, लेकिन ध्यान से सुने, नहीं तो संबोधन सूचक चिन्ह तो आपका इस प्रकार का होता है, लेकिन वहां संबोधन होगा कहाँ, किसी को कुछ मांगा जाएगा या बुलाया जाएगा। संबोधन चिन्ह कब आएगा, जब किसी से कुछ मांगा जाएगा या किसी को बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। जैसे हे ईश्वर, हे राम, हे अल्लाह मेरी रक्षा करना, तो ये मैं मांग रहा हूँ उससे, ठीक है ना, मैं बुला रहा हूँ ईश्वर को, है, या किसी को मैं बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, तो वहां संबोधन होगा। बाकी आप अगर संबोधन वहां किसी को बुलाया नहीं जा रहा तो वहां पर आपका अल्पविराम का अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, इसका मतलब यहाँ किसी को बुलाया जा रहा है, नहीं, किसी को बुलाया नहीं जा रहा, किसी को पुकारा नहीं जा रहा, यहाँ कहा जा रहा है कि राधे, फिर रुके, तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। तो जहां पर रुकना हो, ठहरना हो, तो वहां पर आपका उत्तर सीधा सीधा अल्पविराम लगाया जाएगा, यानी संबोधन के बाद भी। लेकिन ये संबोधन चिन्ह जो आएगा वो आपको ध्यान रखना, किसी को बुलाने पर या पुकारने पर ही संबोधन चिन्ह आएगा। क्लियर है, ओके। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी अल्पविराम आता है। समानाधिकरण यानी समान वाक्य हो दो तो वहां भी आपको अधिकरण आएगा, और समानाधिकरण वाक्य होंगे तो दोनों के बीच में आपको अल्पविराम। जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही, विदेह के राजा की पुत्री वैदेही यानी सीता जी राम की पत्नी थी। ये देखो यहाँ
विदेह राजा की पुत्री है और इधर राम की पत्नी है। तो वाक्य क्या हो गए आपके, समान हो गए, समान अधिकरण है दोनों में ही। ये देखो समान अधिकरण है, की है और विदेह राज की है। देखो विदेह राज की पुत्री है या राम की पत्नी है, तो यानी ये अधिकरण जो चिन्ह आपका संबोधन संबंध कारक का चिन्ह है वो दोनों जगह एक जैसा ही है। इसका मतलब समान अधिकार रखने वाले वाक्य है दोनों ही। तो विदेह राज की पुत्री वैदेही है और राम की पत्नी थी, इसलिए दोनों को अलग किया हमने। इधर तो पुत्री है और इधर राम की पत्नी है, इसलिए समान अधिकरण शब्दों के बीच में तो आपका कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा आपको, अल्प विराम। देखो अगला, हाँ अरस्तु के पश्चात, ये देखो पश्चात है यहाँ पर, ये अरस्तु के पश्चात, ये देखो हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो इस प्रकार से जहाँ अपन को किसी को बुलाना हो या समानाधिकरण वाले वाक्य हो या आपको किसी से हाँ भरनी हो या नहीं करना हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे हाँ अरस्तु के पश्चात, बस ये फला आदमी आ जाएगा। हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो ये आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अगला लास्ट और 10वां देखिए, पत्र में अभिवादन समापन के साथ में भी अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। पत्र में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सबके सब लोगों को पता है। अपन पूज्य पिताजी या भवदीय के बाद में अपन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूज्य पिताजी या भवदीय के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं रही है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं शुरू से, फिर चलते हैं अपन। देखिए ध्यान से, विराम का अर्थ ठहरना होता है, रुकना होता है, ये मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया। ठहरना या रुकना होता है, जैसे मैंने ये वाक्य आपको नीचे यहाँ पर किताब का लिख रहा है, ऐसे कैसे यहाँ पर बता दिया है। आगे बात की है मैंने, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहरना रुकना होता है, अपनी बात को कहने समझाने के लिए, कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, कहीं कम रुकना है कहीं ज़्यादा रुकना है, इसके लिए उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। इससे भाषा में स्पष्टता आती है, भाव समझने में सुविधा होती है, भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ। जैसे दोनों वाक्य आपने देख लिए हैं। अगला बात करें अपन, तो देखो उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में 20 चिन्ह आपको बताए मैंने, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, संबोधन, विस्मयादिबोधक। इसके बाद में अवतरण चिन्ह, इकहरा, दोहरा, ठीक है। योजक चिन्ह है, समास चिन्ह भी इसको कहते हैं, जो बीच में लगाया जाता है, जैसे माता और पिता, ये समास है आपका। निर्देश चिन्ह है, किसी को निर्देश दिया जा रहा है तो ये अपन चिन्ह कर देंगे, और विवरण लिखना है तो आपको ये इस प्रकार का संकेत कर देंगे। हंस पद है, हंस पद या विस्मरण चिन्ह कह सकते हैं इसको। तो विस्मरण का मतलब हम किसी चीज़ को भूल गए हैं तो बाद में आपको लिखना हो तो इस प्रकार से चिन्ह बना के और यहाँ उस चीज़ को लिख देंगे। ये संक्षेपण है, लाघव चिन्ह है, जिसमें अपन एक जीरो का सा प्रयोग बीच में करते हैं। तुल्यता या समानता सूचक है, यानी इसके बराबर ही ये है, ये तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह है जो अपन बराबर का चिन्ह बोलते हैं। कोष्टक में 3 प्रकार के कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, मझला और ये छोटा कोष्टक। इधर से देखें तो सबसे छोटा है, फिर मझला है, ये सबसे बड़ा कोष्टक है। अगला अपन ने देखा लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह का मतलब कोई चीज अपन ने बीच में छोड़ दी यानी लुप्त कर दी इसको, तो यहाँ पर अपन ऐसे बिंदी बिंदी का सा प्रयोग कर देते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह है, ये अपन को कोई चीज समाप्त हो गई तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, तो पुनरुक्ति यानी ये देखो बार बार, जैसे मुझे इसको लिखना है, यहाँ जाता लिखना है, यहाँ पर है लिखना है, तो इस प्रकार से अपन पुनरुक्ति चिन्ह ये लगा सकते हैं इस प्रकार से। संकेत चिन्ह तो आप जानते ही हैं, ये फूल सा बन जाएगा, ये संकेत चिन्ह है। सबसे पहली बात अपन ने अल्प विराम पर की है। अल्प विराम में आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक प्रकार के 2 शब्दों को अलग करना है तो अल्प विराम लगाना है, 2 वाक्यों को अलग करना है तो अल्प विराम लगाना है, और 2 वाक्यों के बीच में संयोजक चिन्ह नहीं है तो भी आपको यही अल्प विराम का प्रयोग करना है। वाक्य मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर दोनों के बीच में अल्प विराम लगाना है। इसके बाद में उद्धरण चिन्ह के पूर्व
जैसे अपन ने लगा दिया, ये उद्धरण चिन्ह आपको बता ही दिया, एक गहरा दुहरा। इससे पहले ये गांधी जी ने कहा, ये उद्धरण चिन्ह लगा दिया हमने। इससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अल्पविराम का। समय सूचक शब्दों को अलग करना है, समय सूचक शब्द है, इनको यदि अलग करना है आपको, तो सीधा सीधा सा उत्तर कहाँ चला जाएगा आपका, कहाँ चला जाएगा आपका, अल्प विराम में। कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन साथियों मैंने आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि संबोधन में किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, तो आपका ये चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर बुलाया पुकारा नहीं जाता है तो वैसे ही सीधा ही कहा जाता है, किसी से कोई बात कहने के लिए और रुकना होता है, तो आप इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। समान अधिकरण, ये दोनों ही समानता रखने वाले हैं। इधर तो विदेहराज की पुत्री, इधर राम की पत्नी है, तो समान अधिकरण वाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। या हाँ या ना करने के लिए भी आपको रोकना पड़ेगा, इसलिए आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। और पत्र में अभिवादन या समापन करते हैं तो अपन पत्र का अभिवादन पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, ठीक है ना, इस प्रकार से अपन लिखते हैं, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और नीचे जब समापन करते हैं तो भवदीय या आपका, आपकी, ठीक है ना, इस प्रकार से अपन को अल्प विराम लगाना पड़ता है। तो ये कहानी आपकी किसकी हो गई, अल्प विराम की। दूसरा नंबर आ गया आपका अर्ध विराम का। अर्ध विराम क्या है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपका अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर देखो अल्प विराम, ये अल्प है, यहाँ पर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है ना, ये अल्प विराम ही है, दोनों जगह टाइपिंग गलत हो गया है। तो वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करना जिनके भीतर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर अपन अर्ध विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव सामनी, ये देखो अल्प विराम आ गया। मंदाकिनी अल्प विराम आ गया, ठीक है। कौमा आदि स्त्री पात्र है, ठीक है। दूसरी ओर आपका रामगुप्त, चंद्रगुप्त और सिखी स्वामी आदि पुरुष पात्र है। तो इस प्रकार का जहां पर वाक्य आएगा तो वहां पर अपन किसका प्रयोग कर देंगे, अर्ध विराम का। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा, तो इस प्रकार के वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, और ये देखो चिन्ह लगा दिया आपने, वे उन्हें फल देते हैं। तो मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, वहां पर भी आपका प्रयोग अर्ध विराम का होता है। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, तो इस प्रकार से भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, इसमें से ज़्यादातर आपको पूछेगा, इतना पूछ सकता है अर्धविराम का चिन्ह किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। इतना अपन इसमें ध्यान रख लेंगे, कोई खास वाली बात इसमें है नहीं है। केवल एक नियम अपन याद रख सकते हैं जोर लगा के, ये वाला कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो आप पूर्ण विराम, बड़ा छोटा सा का है। समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह नहीं हो, समानाधिकरण वाक्य जिनके बीच में कोई भी संयोजक चिन्ह नहीं हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल। अब कोई योजक चिन्ह नहीं, छोटा सवाल और बड़ा सवाल के बीच में, तो हमने अपूर्ण कर दिया इसको, छोटा सवाल बड़ा सवाल। परमाणु विस्फोट, और ये है आपका मति का भविष्य, मति का भविष्य। तो परमाणु विस्फोट, ये दो अपन ने समानाधिकरण वाक्य है, इनके बीच में यदि योजक चिन्ह नहीं है तो अपन अपूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कोई खास सवाल बनता नहीं है, केवल इतना पूछ सकता है अपूर्ण विराम का चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है, जो आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आगे देखिए, ये पूर्ण विराम है, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट एक तो आपका अल्प विराम है और ये आपका पूर्ण विराम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। साधारण मिश्र संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, ये वाक्य है, हो ही जाती हिंदी में, टाइपिंग में गलती होती है, टाइपिंग थोड़ी सी समस्या है ये।
तो साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा पूर्ण विराम का प्रयोग तो वाक्य की समाप्ति पर ही होता है। सीधा सा दिमाग ये रखना है। देखो ये मजीद खाना खाता है, ये लगा दिया पूर्ण विराम। यदि राम पढ़ेगा तो ये अल्प विराम लगा, तो अवश्य उत्तीर्ण होगा, ये लगा दिया अल्प विराम है। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी, ये लगा दिया वाक्य। तो देखो ऊपर का आपका ये साधारण वाक्य है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ये आपका देखो या मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से वाक्यों में आपको तीनों ही प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण विराम आपके, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये आपका वेरी मोस्ट है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही नहीं लगता, जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। तो ध्यान से, ये नहीं गलत लिख दिया इसने। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है, नहीं पूर्ण विराम लगता है। जैसे क्या लिखा उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। तो देखो यहाँ ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है, यहाँ पर यानी डायरेक्ट प्रश्न पूछा नहीं जाता। डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आपका कौन और क्या से पूछा जाता है। तो कौन तो आता है आपका सजीव के लिए, सजीव के लिए, और ये आता है आपका क्या, निर्जीव या वस्तुबोधक, वस्तुबोधक, या आप कह सकते हैं लघु प्राणी। ध्यान से सुनेंगे तो कौन या क्या, मुख्य रूप से जो आपका जो प्रश्न होता है वो किससे पूछा जाएगा, कौन से या क्या से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न तो इनसे पूछता है। अब ये अप्रत्यक्ष प्रश्न कहाँ है, कब है, ये आपके अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष जैसे तुम कब आओगे, तो ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं होकर के और किसका प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का। काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में, देखो मैंने कहा ना पद्य में भी ये आ सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। काव्य में दोहा है, सोरठा है, चौपाई के चरणों के अंत में लगाया जाता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चलाई, लगा दिया एक पूर्ण विराम, और प्राण जाए पर वचन न जाई, लगा दिया पूर्ण विराम। ये लो, तो चाहे आपका दोहा छंद हो, सोरठा हो, चौपाई हो, चरण के अंत में पूर्ण विराम लगाया ही जाता है। विशेष अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी, ये बिंदी देखो, ये बिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप कहते हैं, इसका प्रयोग करने लगे हैं। किंतु है ये किंतु, किंतु 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 हिंदी की प्रकृति के अनुसार, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई, ये अपन क्या लगाते हैं, खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप हिंदी के पीछे कभी भी नहीं लगता। जैसे मैं यहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो दो ही नियम है। अप्रत्यक्ष प्रश्न हो और ये काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के अंतिम चरणों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अगला नियम देखते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये आप जानते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा सा आप देखते हैं, जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहां पर आपका सीधा सा उत्तर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी पुस्तक किसने ली, तो यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है, किसने ली है। तो सवाल जहां पूछा जाएगा वहां तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और यदि सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल उसमें छुपा हुआ है, अंदर अप्रत्यक्ष है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। राम घर पर आया या नहीं, ये एक सवाल है कि आया है कि नहीं आया है, ये पूछ रहा है वो। तो जहां पर पूछा जा रहा है वाक्य, देखो पिछला अपन ने पढ़ा है ऐसा कैसा, ये देखो, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पूछ नहीं रहा है बात, यहाँ बात पूछ नहीं रहा है वो, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। ये तो एक साधारण सी बात पूछी उसने। और जब सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वहां पर आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो तुम कहाँ रहते हो, ये तो हम उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हो, हैं।
उसकी पुस्तक किसने ली है, ये भी पूछ रहे बालक से, किसकी पुस्तक किसने ली है, और राम घर पर आया है कि नहीं आया है, तो ये भी हमसे पूछ रहे हैं। तो जहां पर देखो यहाँ कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ प्रश्न, यहाँ को देखो, यहाँ तो फिर भी किसने दिखाई दे रहा है, यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, राम घर पर आया या नहीं। तो ये वाक्य आपका सीधा सीधा सा प्रश्न सूचक चिन्ह। एक ही वाक्य में कई प्रश्न वाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न का। जैसे गोविंद क्या करता है, अब यहां देखो क्या करता है, प्रश्न है, लेकिन उपवाक्य है, ये दो तीन शामिल है। कहाँ जाता है, फिर भी अल्पविराम है, कहाँ रहता है, फिर भी अल्पविराम है। यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, तो देखो यहाँ जाके प्रश्न का बोध हुआ है और यहाँ प्रश्नवाचक का प्रयोग किया है। यानी उपवाक्य दो तीन हो तो वहाँ हर जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, केवल लास्ट के प्रश्न पर ही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो प्रश्न जहाँ प्रश्न किया जा रहा है या एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य छुपे हुए हैं, तो अंतिम उपवाक्य पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आगे देखें हम, तो ये आपका हो गया संबंध बोधक चिन्ह आ गया। तो मैंने आपको संबोधक चिन्ह है, तो मैंने आपसे कहा कि जहां किसी को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, देखो ये आ गया, ये पुरा का नहीं है, यहां पर ये है पुकारा। पुकारा या बुलाया जाए, ये ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बस दो ही, पुकारा या बुलाया जाए, तो वहीं पर आपका संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो हे प्रभु, ईश्वर को पुकार रहे हैं, यह है अब जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, या मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर इसको बुलाया जा रहा है। तो जहाँ बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, मैंने कई उदाहरण आपको कहा, जैसे हे राम, हे राम, हे राम मेरी नैया पार लगा दो, नैया पार लगा दो। तो यहाँ हे राम पुकारा है मैंने, तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आपका संबोधन आएगा। जैसे अपन और कई उदाहरण ले सकते, जैसे मोहन इधर आओ, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि अरी है गुलाबो, झाड़ू जरा ठीक से लगा, ठीक से लगा। इसका मतलब मैंने यहाँ उसको कहा है, तो जहाँ पुकारा जाएगा या बुलाया जाएगा या कहा जाएगा, तो वहाँ पर उत्तर आपका संबोधन चिन्ह होता है। तो बिल्कुल शायद सबको समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। तो ये 6 चिन्ह आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। 7वां चिन्ह है ये विस्मय सूचक चिन्ह है, इसको और पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तो विस्मय सूचक चिन्ह देखेंगे अपन। हर्ष मैंने आपसे पहले कह दिया, तो ये विस्मय कहाँ कहाँ आ सकता है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, भय है, विस्मय है, और भी आ सकता है आपका आश्चर्य है, आश्चर्य है, आपका इच्छा है, इच्छा है ना, ईर्षा है, ईर्षा भी आ सकता है आपका, ईर्षा है, ईर्षा है आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में आ सकता है कौन सा, विस्मय। वाह क्या सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, ये आपको विस्मय हुआ है, आश्चर्य हुआ। यहाँ पुकारा नहीं है, बुलाया नहीं है, अरे अरे संबोधन में भी आएंगे, लेकिन वहाँ पुकारा या बुलाया जाएगा, और यहाँ पर संबोधित नहीं किया है, उसको आश्चर्य हुआ है। जैसे हाय, जैसे मैंने कहा हाय, हाय इतना मोटा सांप, इतना मोटा सांप, इसका मतलब यहाँ आपको क्या हो रहा, विस्मय, आश्चर्य, डर, भय, ठीक है, इतना मोटा सांप, ठीक है ना। जैसे घृणा भी आ सकती है, जैसे मैंने कहा थू 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 थू, और यहाँ अपन ने लगा दिया विस्मय बोधक चिन्ह थू थू। नहाता भी नहीं है, नहाता भी, नहाता भी नहीं है, नहीं है। बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, आ रही है, आ रही है। इच्छा आ सकती है इसमें, जैसे काश, काश
नदी के किनारे, नदी के किनारे, किनारे मेरा घर होता, मेरा घर होता, नदी के किनारे मेरा क्या होता, घर होता। तो ये बात शायद आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों। तो यहाँ ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह और संबंध में ध्यान रख, संबोधन में और विस्मय में अंतर रखना है। किसी को पुकारा या बुलाया जाएगा तभी आपका ये ही चिन्ह जाएगा, ये वाला ही। और यदि शोक, हर्ष, घृणा, भय, विस्मय, आश्चर्य, इच्छा, ईर्ष्या है तो आपका सीधा सा उत्तर वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्लियर है साथियों, ये इतना सा आपको ध्यान रखना ही है। अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह, तो इसको अपन पढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं प्यारे साथियों। तो यहीं तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।